हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 और प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल सिखाए थे। इस लेक्चर में उसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आपके पास है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन dz बाई z माइनस a इज इक्वल टू 2 पाई I ओवर द कर्व C where the curve C is the circle mod of z minus a is equal to r। तो आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन dz by z minus a over the curve C is equal to 2 pi I where ये आपको प्रूव करके दिखाना है where curve C is nothing but the circle mod of z minus a is equal to r। तो सबसे पहले ये कर्व बना दिया करो। तो mod of z minus a is equal to r मतलब ये कर्व बना। इसको आपको पता है कि क्या होता है, ये सेंटर है आपका ए पॉइंट पे और रेडियस है आर, रेडियस का एक सर्कल बना और एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, ये कर्व बन गया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको देखिए ये जो कर्व है ना, इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो z माइनस ए, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। ठीक है, यहां से अब dz क्या लिख सकते हैं, यहां से क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ पैरामीटर क्या है थीटा। थीटा क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ये मेजर कर रहे हैं। तो आर आई ई टू द पावर ऑफ आई थीटा डी थीटा कर दिया। अब देखो यहां पे इंटीग्रेट करना है तो 1 बाय जेड माइनस ए जगह क्या लिखा, आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा कर दिया और dz के जगह पे क्या लिखा, आर आई ई टू द पावर ऑफ आई थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना जरूरी है। देखो यहाँ पे कर्व है ना C, तो आप इंटीग्रेट एक्चुअली किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो थीटा का लिमिट क्या हो जा रहा है, 0 से लेकर के आपको पूरा घुमाना है। तो मतलब थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 2 पाई तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करो तो लिमिट चेंज करना मत भूलना। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 पाई, यहाँ पे आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा और आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा, यह पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, आई चला जाएगा बाहर में और इसका डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेकर के 2 पाई और बाहर इधर है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई आई। हो गया आपका आंसर, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम क्वाइट इजली डन हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 प्लस आई जेड बार का होल स्क्वायर dz, इसको आपको इंटीग्रेट करना है अलोंग द कर्व, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ये पहला लाइन है। दूसरा आपको इंटीग्रेट करना है रियल एक्सिस टू 2 and then vertically to 2 plus I। दो पार्ट में है क्वेश्चन, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका फंक्शन क्या है। एफ ऑफ जेड आपको अंदर में दिख दिया कि जेड बार का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो ये मेरा एफ ऑफ जेड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इसका होल स्क्वायर है, तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए ये आपका एफ ऑफ जेड पता चल चुका है। अब आपको इंटीग्रेट करना है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, परफेक्ट। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2y। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये बना लिया आपने, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, आपको इस पे इंटीग्रेट करना है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है जेड में।
आपको पता है z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 2y है तो 2y लिखा और फिर प्लस आई वाई कर दिया, सो 2 प्लस आई टाइम्स y कर दिया। ठीक है, तो यहां से आपने z को कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आ गई बात? अब सुन लो, यहां पे आपको z का जो लिमिट है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, आपका जो z का लिमिट है वो 0 से लेकर 2 प्लस आई तक वेरी कर रहा है। तो यहां पे आप y, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपको y का लिमिट चाहिए। तो यहां पे लिखिए when z इज इक्वल टू 0, जब z की वैल्यू है 0 तो y क्या आना चाहिए, इधर 0 पुट करो तो मिल जाएगा 0। उसी तरह से when z इज इक्वल टू 2 प्लस आई, मतलब अपर लिमिट अगर 2 प्लस आई है तब इस केस में y क्या आना चाहिए, y बोलोगे 2 प्लस आई कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1। तो y का लिमिट समझ में आ गया। एक और चीज आपको करना है, आपको dz फाइंड करना है, तो आप dz भी फाइंड करिएगा। तो dz क्या है, यहां से dz मिल जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करो तो 2 प्लस आई तो वही रह जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका dy। बात आ गई समझ में? इसको आप इस तरह से लिख दीजिए। अब ये वाला कर्व उठाइए, इंटीग्रेशन उठाइए, इसमें आप सब कुछ y के टर्म्स में आप कर दीजिए। यहां पे आपको क्या चाहिए, z बार का स्क्वायर चाहिए। तो z आपने फाइंड कर लिया है, तो क्या आप z बार नहीं फाइंड कर सकते हो, तो बोल सकते हो 2 माइनस आई टाइम्स y है। z बार का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो z बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई वाई इसका होल स्क्वायर। बात आई समझ में? इसको पुट करो यहां पे, सो 2 माइनस आई वाई इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर, तो आपका पूरा का पूरा ये उठ गया है। dz के बदले हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 प्लस आई टाइम्स dy। कहां से कहां तक, y का लिमिट कहां से कहां, 0 से 1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हम y के टर्म्स में कर दिया, 0 से 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई 2 माइनस आई ये सब बाहर चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, ये चला गया बाहर, 2 प्लस आई हो गया बाहर, अंदर में आ गया वाई स्क्वायर और dy। इसका आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 1 तक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह सारी चीजें। सो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2 इंटू आई, तो मतलब 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, 3 माइनस 4i। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4i, सो 3 माइनस 4i इधर लिख दीजिए, 2 प्लस आई इधर रहने दीजिए, और y क्यूब का, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 होता है, और इसमें लिमिट पुट करना है आपको 0 से लेके 1, सो 3 माइनस 4i और 2 प्लस आई, इधर क्या बन जाएगा 1 बाई 3 माइनस 0 मतलब 1 बाई 3, ये पूरा का पूरा 3। इसको और सिंप्लीफाई करने का मन है तुम्हारा तो कर लो, 3 टाइम्स 2 प्लस आई माइनस 4i 2 प्लस आई, 6 प्लस 3i माइनस 8i माइनस 4i। सो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सॉरी 6 प्लस 3i माइनस 8i और माइनस 4i स्क्वायर आएगा, सो आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 माइनस 5i मतलब 10 माइनस 5i। तो यहां पे आप लिख सकते हो 10 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 3। कॉमन वॉमन लेना है तो यहां पे ले लो 5, सो 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 3। ये बन गया है आपका आंसर। हम अपने आंसर से मैच करते हैं। फाइव बाई 3 इंटू 2 माइनस आई, परफेक्ट, सही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट में इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 2 अलग अलग पार्ट्स में। ये आपका dz रहने दो, और आपको इंटीग्रेट कहां करना था, द रियल एक्सिस, नंबर 2 देखो अब, द रियल एक्सिस टू 2 and then vertically
टू टू प्लस आई, ये आपको करना है। सुन लो मेरी बात, डायग्राम बना दीजिए आर्गेंट प्लेन का। रियल एक्सिस टू 2 मतलब आप कहां से कहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक आप पहले 2 यूनिट्स तक जाएंगे, तो ये रहा आपका 2,0 और वर्टिकली 2 प्लस आई जाना है। 2 प्लस आई का मतलब, अरे क्या होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई लिखते हो ना, z प्लस एक्स प्लस आई वाई लिखते हो, तो इसको हम पॉइंट शो करने के लिए कहां शो करते हैं, x कॉमा वाई पे लिखते हैं ना। उसी तरह से इसको क्या लिखोगे, 2,1 पे। तो आपको सिंपल सा बात पता है कि यहां पे आप चाहिए, तो ये आपका 2,1 मतलब पहले आप इधर से इधर जाएंगे तो आप मान लेते हैं 0 से a जा रहे हैं, फिर a से b पे जा रहे हैं। आपको इस लाइन के अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है, तो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बोलोगे सर ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे सर x इज इक्वल टू 2 लाइन है। पार्ट ए पार्ट बी, तो यहां पे जो हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा वो I1 प्लस I2 पे सॉल्व होगा, 2 अलग अलग पार्ट्स में। I1 निकालते हैं हम लोग, I1 देखो इंटीग्रेशन करना है हमको 0 से लेकर के 2 प्लस आई, मतलब 0 से लेकर के यहां तक जाना है हमको, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट में हमको कहां तक जाना है, 0 से लेकर के इस वाले पार्ट में, मतलब आप बोलोगे यस, 2 अलग अलग पार्ट्स है ना। तो सबसे पहले फंक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, और हमको पता है कि z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, ये हमको पता है। y इज इक्वल टू 0 मतलब इसको पुट कर दीजिए 0, z इज इक्वल टू सिंपल क्या बन गया, x बन गया है। तो यहां से आप dz क्या निकालेंगे, dx निकलेगा, और z बार, यहां पे आपको z बार चाहिए, तो z बार भी तो आपका x ही होने वाला है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहां पे z बार का स्क्वायर करना है, मतलब x का स्क्वायर करना है, तो ये बन गया x स्क्वायर, dz के बदले में लिख देंगे हम dx। अब सवाल उठता है यहां पे लिमिट क्या डालें। यहां पे देखो क्या है ये वाला, z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। यहां पे when z इज इक्वल टू 0, when z इज इक्वल टू 0, देखो z इज इक्वल टू x, ये वाला तो इक्वेशन है। when z इज इक्वल टू 0, जब z इज इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होना चाहिए, 0। उसी तरह से when z इज इक्वल टू, जब z की वैल्यू है 2 प्लस आई, जब z की वैल्यू है 2 प्लस आई, तो x क्या होगा, देखो z का वैल्यू अगर हम 2 प्लस आई डालते हैं और इसको हम x के बराबर करते हैं, तो यहां पे आपको x कंपेयर करके क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो लिख दिया आपने x इज इक्वल टू 2। आपको बेसिकली x का लिमिट्स फाइंड करना है, तो यहां पे आपने लिखा 0 से लेकर के 2, ये है पहला पार्ट। इसको आप इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इसको पुट करिए 0 से लेकर के 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां जाएगा 2 क्यूब मतलब 8, तो 8/3, 8/3, ये बिल्कुल सही है। पहला पार्ट हो गया हमारा, पहला पार्ट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, I2 पे। पहला पार्ट कहने का मतलब जब आप OA पे जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो। सेकेंड पार्ट अब इस पे आना है, इस पे आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 2 है, और आप जानते हो z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको z के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो z को आप क्या लिख सकते हो, z हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस आई वाई, यहाँ पे आपको चाहिए z बार, तो आप लिख दीजिए z बार, तो 2 माइनस आई वाई। इसका आपको स्क्वायर करना है, तो z बार का स्क्वायर कर दीजिए, सो 2 माइनस आई वाई, और इसका स्क्वायर कर दो। आया समझ में, z है ये, यहां से dz निकालो, dz क्या निकलेगा, आपको पता है 2 प्लस आई वाई है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये फाइनली आपका dz इज इक्वल टू सिंपल dy ही होने वाला है, सॉरी dz इज इक्वल टू आई dy होने वाला है, क्योंकि ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे आई dy हो जाएगा। अब आपको dz पता चल चुका है, आई dy, तो उसको यहाँ पे पुट करना है
जेड बार का स्क्वायर के जगह पे आपको ये पुट करना है और लिमिट किसका डालना है, वाई का लिमिट डालना है। आप वाई का लिमिट आपको क्या दिख रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, आपका वाई का लिमिट 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, राइट, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। यहां से डायग्राम से दिखा तो सिंपल यहां पे डाल दो 0 से लेकर के 1, ये है आपका I2 और 2 माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, फिर आई डी वाई। इसको ये तो कर सकते हो, कर ही सकते हो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब चलो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट तो आपका 8/3 था, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 माइनस आई वाई का होल स्क्वायर देखिए, सो ए स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 आई वाई, 4 प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 आई वाई, आई स्क्वायर मतलब -1, सो 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 आई वाई, ये हो गया है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है आई के साथ में, ये बन जाएगा 4i माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर वाई, सो 4i माइनस आई वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस माइनस प्लस तो मतलब 4y, इसका ये है, इसको आपको करना है इंटीग्रेट, 4y प्लस 4i माइनस आई वाई स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेकर के 1 के बीच में। 4y का इंटीग्रेशन बताइए, इसको करना है dy के रेस्पेक्ट में। 4y का इंटीग्रेशन 4y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करना है आपको 0 से लेके 1, प्लस 4i dy का इंटीग्रेशन y, इसको लिमिट पुट करना है आपको 0 से 1, और माइनस i y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, इसको लिमिट पुट करना है आपको 0 से लेके 1। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 1/2 ही होगा, प्लस 4i प्लस 4i और माइनस i डिवाइडेड बाई 3, तो 4/2 प्लस 4/2 आ गया, मतलब ये तो 2 ही होगा, सो 2 प्लस 4i माइनस i/3, ये है आपका I2। अब दोनों को ऐड कर दो, I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला आया था मेरा 8/3, फिर प्लस करना है हमको 2, फिर प्लस 4 माइनस 1/3 कॉमन ले लो और I के साथ रखो, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, 8/3 प्लस 2 प्लस 3, 4 × 12 माइनस 1 I, 8 प्लस 6 प्लस 11 I/3, मतलब 14/3 प्लस 11/3 I, ये बन चुका है आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखो आसान है, सिंप्लीफाई कर दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन कराया गया, 2 अलग अलग टाइप का, एक आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, एक डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट में जो भी आपका लाइन का इक्वेशन दिया गया उससे आप चेंज फॉर्मेटिंग वगैरह वो करना, तो उससे चीज़ समझ में आ जाएगी। आई होप चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्लीज और प्लीज। ये हमारा लेक्चर्स का मतलब लिमिटेशंस होता है कि एक लेक्चर में हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स नहीं करा सकते ना, वो एट अ स्ट्रेच पॉसिबल नहीं है, वो बाद में पॉसिबल है। जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम लोग सिक्योर्ड हो जाएंगे कि अच्छा हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट्स हमें पता है। अब हम पे डिपेंड करता है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम कितना अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड आने के बाद तो क्वेश्चन मेरे पास रहेगा और फिर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, इसलिए कीप द कैंपेन ऑन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग अगला पार्ट में, जिसमें हम लोग कॉचीज थ्योरम और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला सीखेंगे। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा, 100% क्वेश्चन आउट हो चुका है। क्या क्वेश्चन आएगा? स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम, 100% आएगा। अगर आने वाला इस टॉपिक से अगर पूछेंगे, प्रूफ पूछेंगे, अरे यही है,
ओपन है, मतलब इतना पॉपुलर है ना ये टॉपिक, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो उसमें पूछ देते हैं स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम। उसी तरह से अगर पूछ दिया तो आपका फ्री में नंबर है, ले लो, मिल जाएगा। जैसा बोर्ड पे हम लिख देंगे वैसा ही चिपका देना। 10 नंबर का होगा तो 10 नंबर मिलेगा, 15 नंबर का होगा तो 15 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या, स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम। दो पार्ट है इसके, सबसे पहले आपको स्टेट करना है वो थ्योरम कहता क्या है, और फिर उसको प्रूव कर देना है कि वो कैसे आपने बोला है। तो इस कॉचीज थ्योरम के दो स्टेटमेंट्स हैं, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं, बेटर होगा दोनों ही लिख दो। ठीक है, तो उसमें लिखना, हेडिंग लिख देना कॉचीज थ्योरम, और यहां पे लिखना स्टेटमेंट 1, अंडरलाइन करना, इस वाले स्टेटमेंट को चिपका देना। क्या है, लेट कैपिटल डी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है इसी को डोमेन बोला गया है। मान लेते हैं कोई डी एक डोमेन है या सिंपली कनेक्टेड रीजन है। एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ बोल दिया। सबसे पहले तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर उस डोमेन के अंदर डी है, मतलब कोई एफ ऑफ जेड एक सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस पर्टिकुलर डोमेन में, देन इफ देयर एग्जिस्ट्स ए क्लोज्ड कॉन्टूर सी, अगर उस रीजन में कोई एक क्लोज्ड कॉन्टूर सी होता है तो उस क्लोज्ड कॉन्टूर के अलोंग अगर आप ये लाइन इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल करते हो तो वो उसकी वैल्यू आ जाती है 0। सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट। फिर से सुनो, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लेट डी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन या फिर डोमेन, एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन डी, then if there exists a closed contour C in D, then line integral या complex line integral over the curve C into f of z dz is equal to 0। उसी तरह से आप लिख सकते हो स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सेम चीज बोलता है, बस थोड़ा सा वर्डिंग का खेल है। लेट D be a simply connected region, कोई अंतर नहीं, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी। अब हम यहां पे ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट है इसको छोड़ करके हम एक छोटा सा वर्ड यूज कर दी, एनालिटिक। अरे अगर कोई एनालिटिक कब होता है फंक्शन, व्हाट इज एन एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ इट इज अ सिंगल वैल्यूड, इट इज कंटिन्यूअस, मींस इट्स डेरिवेटिव एंड इट इज डिफरेंशिएबल। बस यही तो टेस्ट करते थे ना, और एक और था कॉची-रीमैन इक्वेशंस सैटिस्फाइड। ठीक है, तो अगर एनालिटिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और सिंगल वैल्यूड तो होना ही होना है। ठीक है, तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बात बराबर है। सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा, आपको पेपर भी तो भरने हैं ना, मतलब इन्विजिलेटर को थोड़ा सा दिखाना, इंप्रेस करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट ऐसे लिखना रहता तो हम स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वाला जो चीज है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये फर्जी का गोला मारना नहीं हुआ, फर्जी का गोला मारना यूनिवर्सिटी में लोग करते हैं, यूपीएससी में फर्जी का गोला नहीं मार सकते, उसमें गोला मार सकते हो लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन लेवल काफी सुंदर होना चाहिए, हैंड राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, साफ एंड साफ, मतलब साफ सुथरा आपको लिखा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइंस आपके अंडरलाइन की होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड चला है ना, आप टॉपर्स के कॉपी देखो, वो पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, सब लाइन को अंडरलाइन करेगा सब लाइन को अंडरलाइन कर देंगे, मतलब इस तरह से अंडरलाइन करने का थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा ऐसा नंबर मिलता है तो आप क्या करते हैं, भर भर क्या कर दो, लिख दिया आपने इतना, सबको अंडरलाइन कर दो, ये वर्ड को ये वर्ड को ये वर्ड को सबको अंडरलाइन कर दो, बस गैप देख करके भी बहुत कुछ लिख देते हैं। तो ये सब आर्ट होता है, स्किल होता है, समझदार लोग समझ जाते हैं कैसे नंबर गेन करना है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, सेम चीज है, बस इसको रिप्लेस करके मैंने कर दिया है इस एनालिटिक्स, बाकी सब कुछ। अगर उस रीजन के अंदर कोई क्लोज्ड कॉन्टूर होता है, और मैंने आपको सिखाया है कॉन्टूर क्या होता है, पलट के देखो कॉपी, तो उसको हम लोग उसके कॉन्टूर के अलोंग अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसका आ जाएगा क्या, 0। यही बोलता है कॉची थ्योरम। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, नोट करिए इसको। अब हम आपको बताएंगे प्रूफ कॉचीज थ्योरम का। स्टेटमेंट समझ में आया था, प्रूफ देखो गौर से।
आपको जैसे हम प्रूफ लिखा दे रहे हैं वही आपको चिपका देना है, चाहे आप इसको समझो या ना समझो, रट लो जाकर के उगल देना एग्जाम में, ठीक है। प्रूफ वैसे क्या है, अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रटना है, उगलना है नंबर गेन करने के लिए। प्रूफ ये है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। आपको पता है कोई भी फंक्शन को आप यू प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करते हो, और जेड अगर एक्स प्लस आई वाई होता है तो डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है। अब एक जेड प्लेन का डायग्राम बनाइए और एक डब्बा बना लीजिए। ये डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है वही डोमेन, और इसके अंदर कोई एक क्लोज्ड कॉन्टूर है सी आपका। दस अगर ऐसी बात है तो क्लोज ये इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी, इस पे अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो या लाइन इंटीग्रल लेते हो एफ ऑफ जेड डी जेड, तो एफ ऑफ जेड के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू प्लस आई वी, तो मैंने लिखा। डी जेड के जगह पे आप लिख सकते हो डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u dx हो जाएगा और u i dy हो जाएगा, फिर i v dx हो जाएगा और ये i स्क्वायर v dy मतलब माइनस v dy हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, रियल पार्ट को करना है अलग, इमेजिनरी पार्ट को करना है अलग। तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से मैंने कर लिया, रियल पार्ट को मैंने नाम दे दिया है a और इमेजिनरी वाले पार्ट को नाम दे दिया है b। देखो यहां से a मतलब रियल पार्ट, सो ये है u dx माइनस v dy और b है आपका v dx प्लस u dy। इसका भी काम लगेगा, ठीक है, और इस इक्वेशन का भी आपको काम लगेगा। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन f ऑफ z इज इक्वल टू कर्व c। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैंने लिख लिया है, देखो a लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, a के बदले मतलब ये वाला पोर्शन के बदले a लिखा और उसके बाद फिर i टाइम्स b लिख दिया है, जहां पे a है आपका ये वाला पार्ट और b है आपका ये वाला पार्ट। समझ में आया? नाउ बाय ग्रीन्स थ्योरम रिजल्ट, ग्रीन्स थ्योरम से आपको पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस में, ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। बाय ग्रीन्स थ्योरम रिजल्ट वी नो दैट इफ p of xy, q of xy, dou p, dou y, dou q, dou x are all continuous in the domain D and if C is any closed contour D, तो ग्रीन्स थ्योरम से आप ये बोल सकते हो, ये क्या करता है, एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है ग्रीन्स थ्योरम। तो इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C p dx प्लस q do y इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द कर्व ओवर द डोमेन D dou q dou x माइनस dou p dou y dx dy। मैंने आपको इस स्टेटमेंट भी लिखाया था, इसका आपको प्रूफ भी कराया था तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम अलग लिख लेते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम से आप जान सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p dx प्लस q dy, ये बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन dou q dou x माइनस dou p dou y dx dy। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब सुनो, सिंस f of z इज एनालिटिक इन द डोमेन D, अगर f of z अगर एनालिटिक है तो ऑब्वियसली ये सारे तो कंटिन्यूअस होंगे ही, u v dou u dou x dou u dou y dou v dou x dou v dou y, ये सब के सब आपके कंटिन्यूअस होंगे। समझ में आया? तो अब देखो क्या करना है, मेरे साथ नोट करते चले जाइए और जैसा मैंने बोर्ड पे छापा है वही आप कॉपी में छापिएगा और एग्जाम में वही जाकर के उगल दीजिएगा रटने के बाद, क्योंकि एग्जाम में तो आप कॉपी नहीं लेकर जा सकते, आपको तो याद ही करना पड़ेगा। अब सुनो, लिखो पुटिंग these values of a and b we get integration c f of z dz is equal to double integration over the domain D minus dou v dou x minus dou u dou y dx dy, फिर प्लस i टाइम्स डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन D dou u dou x माइनस dou v dou y dx dy।
सिंपल सा लॉजिक लगाया यहाँ पे, जैसे ये वाला ग्रीन्स थ्योरम है ना, ग्रीन्स थ्योरम से ही क्या कर दिया, इस वाले पोर्शन को आप डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला वाला जो पार्ट था आपका ये वाला, इसको आपने डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, इसको आपने डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहला वाला इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड सी, इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, ये वाला पोर्शन, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी ए प्लस, इसको आप अलग रख लीजिए, और फिर प्लस आई टाइम्स इंटीग्रेशन बी डी वाई। कोई दिक्कत है इसमें? तो दिक्कत नहीं। अब a के बदले में आप क्या लिखेंगे, a के बदले में आप ये लिख सकते हैं यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ये हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस आई टाइम्स इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी, b क्या मतलब ये वाला पार्ट, तो मतलब वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम से आप जानते हो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट। तो यहां पे ग्रीन्स थ्योरम लगाओ, इस वाले लाइन इंटीग्रल के लिए क्या बन जाएगा, ये वाला चीज d हो गया। अब देखो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, मतलब देखो इधर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, मतलब यहां पे जो सेकेंड है उसका पहला पार्ट जो सेकेंड पार्ट में है वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में जो सेकेंड पार्ट में है वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हम इसको माइनस डो वी डो x बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस v है ना, इसलिए आ गया। अब फिर क्या करना है, माइनस लगाना है साइन, तो माइनस का साइन लगा दो। फिर इधर जो फर्स्ट पार्ट में है वो सेकेंड पार्ट में चला जाएगा y के रेस्पेक्ट में, जो फर्स्ट पार्ट में है वो सेकेंड पार्ट में चला जाएगा y के रेस्पेक्ट में, तो डू यू डू y, वही चीज है। और इधर क्या आना चाहिए, dx dy, तो आप इधर लिख लोगे dx dy। समझ में आया? उसी तरह से सेम चीज यहीं पे किया है, तो बस ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये वाला जब आप करोगे, इससे पहले क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी माइनस डो वी डो एक्स। अब सुनो, कॉची रीमैन इक्वेशन से आपको क्या पता है, डो यू डो एक्स इज इक्वल टू डो वी डो वाई होता है, और डो यू डो वाई माइनस डो वी डो एक्स होता है। इसी को अब यहां पे सब्सटीट्यूट करना है, तो डो वी डो एक्स तो ठीक है, चलो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। डो यू डो वाई के बदले में हम माइनस डो वी डो एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस डो वी डो एक्स हो जाएगा। आए समझ में? इधर क्या कर दोगे, डी एक्स डी वाई कर दोगे, प्लस आई टाइम्स डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी, डो यू डो एक्स के बदले में आप डो वी डो वाई लिख सकते हो, तो यहां पे लिख दिया मैंने डो वी डो वाई, और यहां पे माइनस डो वी डो वाई तो है ही, और इधर डी एक्स डी वाई हो गया। बुझली? इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी, कट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बन गया, 0 टाइम्स डी एक्स डी वाई प्लस 0 टाइम्स डी एक्स डी वाई। अब 0 हो चुका है ना, तो यही तो प्रूफ करना था आपको, डी जेड इज इक्वल टू 0 हो गया है। क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? कितना आसान था। फ्री का नंबर मिलेगा, स्ट्रेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम। कोई अगर डोमेन है आपके पास D और इसके अंदर कोई भी क्लोज्ड कंटूर अगर C होता है, तो इस पे अगर आप लाइन इंटीग्रल लगा देते हो इस फंक्शन f ऑफ जेड डी जेड का, तो ये बन जाता है 0। ये है आपका स्टेटमेंट। प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। इसमें क्या याद रखना है, कॉचीज थ्योरम में कैसे हम प्रूव करते हैं, कीवर्ड क्या याद रखना है, ग्रीन्स थ्योरम याद रख लेना, ग्रीन्स थ्योरम। कैसे याद रखोगे, इसका कुछ लॉजिक बनाते हैं। कॉची, कच्चू नाम सुने हो, कच्चू सब्जी खाने वाला, कच्चू। कॉची से कच्चू याद रखना, कॉची से कच्चू, अरे खाने वाला।
तो वैसे ब्राउन होता है लेकिन उसका पत्ता तो ग्रीन होता है ना, ग्रीन। कच्चू का पत्ता है ग्रीन। तो कॉचीज थ्योरम को कैसे याद रखोगे? याद रख लो, कच्चू का पत्ता है, पत्ता है ग्रीन। तो बस जैसे ये क्लिक करेगा आपको, बस तो वही ग्रीन्स थ्योरम से लगाना है। हमारे बिहार में ये कच्चू ही बोलते हैं और कोई आलती बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आपके स्टेट में उसको क्या बोला जाता है, आप थोड़ा कमेंट करके बताओ तो मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा कि कच्चू का सब्जी मतलब अरे मतलब खाने पे ना यहाँ पे थोड़ा सा लगने लगता है, मतलब गला में थोड़ा इचिंग टाइप का होने लगता है, वो वाले सब्जी को आपके स्टेट में, आपके इलाके में क्या बोला जाता है, आप थोड़ा सा मेरे को बता दें। थोड़ा इंटरेक्टिव का आजकल कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ठीक है, कमेंट किया करो, वीडियो देख लेते हो, अच्छा इसने पढ़ाया, अच्छा ये वो। अरे इस एटीट्यूड के साथ अगर रहेंगे तो ज़्यादा दूर तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा हम्बल बनिए। इतना ऊपर पहुंच करके मैं फिर भी एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताता हूं और अपने से करीब रखता हूं। बहुत लोग तो यहाँ पहुंच करके अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। एनीवेज, तो इसीलिए थोड़ा सा हम्बल रखिए। आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना आप ग्राउंड से, ज़मीन से कनेक्टेड होंगे, उतना आप अपने लोगों का भला और सेवा कर पाएंगे। अल्टीमेटली वही होता है, मकसद यही होता है कि आप जो पढ़ लिख रहे हैं का आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, वरना धरती के बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप खाली बीवी बच्चा और परिवार पालने में बिजी हैं और आप सिर्फ अपना फैमिली देख रहे हैं, तब व्यर्थ है आपका जीवन। सारा पढ़ाई लिखाई, जितना भी सरकारी खर्चे पे आपने पढ़ा और जितना आपके माताजी या बाबूजी ने आपको खर्चा करके पढ़ाया वगैरह, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, पूरे समाज के बारे में सोचें। कच्चू का पत्ता होता है ग्रीन। ग्रीन्स थ्योरम है, कच्चू का पत्ता होता है ग्रीन, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में उसका फॉर्मेट बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम स्टेटमेंट है, इसे को याद रखना है। लेट एफ ऑफ जेड कॉमा जेड बार बी कंटिन्यूअस एंड हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ रीजन आर एंड ऑन इट्स बाउंड्री सी। कोई एक रीजन मान लीजिए, ठीक है, चलो ये रीजन है मेरा आर और इसका जो बाउंड्री है इसको मैंने बोल दिया सी। ये सब कहां बन रहा है? ये सब आपके आर्गेंड प्लेन्स में ही है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया। बोर्ड आने दीजिए, डिजिटल बोर्ड, फिर हम आपको वो विजुअलाइज करके दिखाएंगे। मतलब विजुअलाइज का जो आपका एनिमेशन वगैरह पार्ट है वो आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ जेड कॉमा जेड बार बी कंटिन्यूअस एंड हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ रीजन आर एंड ऑन इट्स बाउंड्री सी। और आपको पता है जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आई वाई, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो जेड और जेड बार को हम एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। देन ग्रीन्स थ्योरम कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ग्रीन्स थ्योरम को आप इस तरह से लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कुछ इस तरह से। क्लोज्ड इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड कॉमा जेड बार डी जेड इज इक्वल टू 2i टाइम्स डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डो एफ बाई डो जेड टाइम्स डी ए, वेयर डी ए क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ द एरिया डी एक्स डी वाई। एलिमेंट्स ऑफ द एरिया डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। अगर ये वाला थ्योरम अगर आ जाए आपको चिपकाने के लिए तो आप इसको इस तरह से चिपका दीजिएगा। प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लेंगे। इसको फिलहाल आप नोट करिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। कच्चू का पत्ता होता है हरा, कच्चू खाए है ना, तो कच्चू का पत्ता होता है हरा। एक और चीज खाए होंगे जिसका नाम है मुरई। बिहार में हम लोग मूली भी बोलते हैं, मुरई भी बोलते हैं। किस लिए? अब आ गया है मोरेरा थ्योरम, मोरेरा। तो याद रखिएगा, दो सब्जी आपको खानी है, एक कच्चू और एक मुरई। कच्चू का उल्टा होता है मुरई, इसीलिए कच्चू का पत्ता होता है हरा। मतलब कॉचीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रीन्स थ्योरम चाहिए। ठीक है, तो कॉची थ्योरम का उल्टा जो थ्योरम होता है उसका नाम है मोरेराज थ्योरम। ये देखो, लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर and suppose that closed integration over the C f of z dz is equal to 0
around every simple closed curve C in R, then f of z is analytic in R. अगर closed integration f of z dz अगर 0 होता है तब उल्टा आप बोल सकते हो कि f of z है वो एनालिटिक है। कॉचीज थ्योरम क्या बोलता है? अगर f of z एनालिटिक है तो इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन 0 होगा। समझ में आया ना? कॉची थ्योरम का उल्टा मोरेरास थ्योरम। तो इट इज ऑफन कॉल्ड एज द कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। अब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। आज के लेक्चर में आपने जितना से कुछ सीखा उसको अब अप्लाई करना सीखते हैं, फिर करेंगे इस लेक्चर को क्लोज और अगले लेक्चर में हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखो यहां पे वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस वेयर C is the closed curve of the region C bounded by this। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ दे दे, रीजन दे दे, तो सबसे पहले उस जो आपका रीजन या क्लोज्ड कर्व दिया है उसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। क्या बोला कि एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि बाउंडेड किया गया है किससे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स से। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये वाला है। समझ में आया? तो जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो क्या इसका डायरेक्शन जब यहां से यहां तक जा रहा है तब क्या बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका कर्व का जो डायरेक्शन है, इसका जो सेंस लिया जाएगा या इसका साइन कन्वेंशन लिया जाएगा उसको लेंगे पॉजिटिव। तो जब ये प्रॉब्लम जब आगे सॉल्व करेंगे ना, तो जब भी हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उसके साथ हम लोग रखेंगे पॉजिटिव और इसका जो वैल्यू आएगा उसको साथ रखेंगे नेगेटिव। बताते हैं, इसको आपको इंटीग्रल करना है। एक्चुअली आपको ये कर्व के अलोंग आपका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो दो पार्ट में होगा। इंटीग्रेशन पार्ट 1 जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कर्वेचर को, और इंटीग्रेशन पार्ट 2 जब आप कर्व को क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या मैंने बोल दिया? जब आप ऐसे जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक ये तो रहा क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉकवाइज ये, और जब आप ऐसे आ रहे हो तो भी ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये रहा और इसका जो डायरेक्शन है ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है ना। चलो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखते हैं क्या किया है हम लोगों ने, मैंने जो सॉल्व किया है उसमें क्या है। हाँ ठीक है, अगर आप डायरेक्शन इसका जब ऐसे लेते तब इसको हम उल्टा कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि ये ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए हम इसको भी प्लस लेंगे, इसको भी प्लस ही लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, आप ऐसा ही लेना पड़ेगा तभी एक सेंस बनेगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन का, और ऐसे अगर आप जाते हो तो फिर वो उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे। आपको वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम, तो पहले हम लिख देते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम याद रखने का सबसे वही सिंपल सटीक तरीका, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी जब आप करते हो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, डो क्यू डो एक्स माइनस डो पी डो वाई और dx dy, यही होता है ग्रीन्स थ्योरम। आपको जब भी बोले वेरीफाई करने के लिए तो सिंपल याद रखना है LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव कर देना है। तो एक बार आप LHS से सॉल्व करिए जो कुछ भी आंसर आता है, फिर आप RHS से सॉल्व करिए उसका भी जो कुछ भी आएगा। तो हम ले रहे हैं LHS मतलब इसको। जब आप इसको क्वेश्चन को जब गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये है P, ये है Q। तो P क्या है आपका, कंपेयर करके लिखिए 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और Q क्या है x प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन देखने दीजिए। x प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये सब सॉल्व करने के लिए ना आपको ये सब भी चाहिए होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करके वैसे रख लेते हैं। तो आपको डो क्यू डो एक्स चाहिए, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1। और फिर चाहिए आपको क्या, डो पी डो वाई, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 2x, और इसका y के रेस्पेक्ट में लोगे तो क्या बन जाएगा 0, तो ये बन गया है 1, ये बन गया है 2। ठीक है, अब आपको LHS सॉल्व करना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है कर्व ओवर द दिस। तो इसका दो पार्ट्स बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसका जरूरत नहीं है, इसका हाँ मिटा देते हैं।
देखो LHS में जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोला कि इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, देखो कितना आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम दो पार्ट में I1 प्लस I2 कर दे रहे हैं, वेयर ये वाला इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी मतलब एफ ऑफ जेड जो है, इसको जो आपको एफ ऑफ जेड को करना था ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड ओवर द कर्व सी C1 इज इक्वल टू I1, इसको मैंने I1 मान लिया है। साथ ही साथ इंटीग्रेशन इसको आप पी डी एक्स रखो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, पार्ट 1 प्लस कर्व 2 पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसको रखिए आप पार्ट 2। तो ये आपका पार्ट 1 मतलब C1 कर्व इसको आप मान लो, C2 कर्व आप इसको मान लो, अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। और C1 के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और C2 के लिए x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। अब I1 पे आते हैं हम लोग। जब आप I1 पे सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे इंटीग्रेशन, कर्व क्या था आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, मतलब आप यहां से यहां तक गए थे, इधर से इधर गए थे, यहां का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है 0,0 और यहां का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,1 है, और आप ट्रैवल किए हो इसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये C1 है, तो ये पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, ठीक। तो अब देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लेना है और P आपका तो ये है, तो आप लिख सकते हो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका P डी एक्स, फिर प्लस क्यू डी वाई मतलब x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो सब कुछ आप x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो या फिर सब कुछ आप y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम यहां पे जो कर्व मेरा लिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां हमको y दिखेगा वहां पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये रिलेशन मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से dy फाइंड करिए, तो क्योंकि यहां पे dy जरूरत पड़ेगा, तो dy जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। तो जहां जहां y रहेगा वहां हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, जहां जहां dy रहेगा वहां वहां हम 2x dx पुट करेंगे। आपको सिखाया है, लाइन इंटीग्रल तो सिखाया है ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हम y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो इसीलिए जो लिमिट्स पुट किया जाएगा वो किसका, x का। तो आप x का लिमिट देखो क्या है, 0 से लेकर के, पहला कोऑर्डिनेट 0 से लेकर के 1 तक, तो हम क्या किए 0 से लेकर के 1 तक यहां पुट कर दिए। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, 2x y के जगह पे एक्स स्क्वायर देना है और माइनस एक्स स्क्वायर देना है, फिर इधर dx, फिर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर दो तो x टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, और dy के जगह पे आप 2x dx कर देना है, ठीक। इसको आप पूरी तरह से करिए सिंप्लीफाई और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और dx को dx ही रहने दो, फिर प्लस कर दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 5, करके देखते हैं। x टू द पावर ऑफ 2, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और 2x टू द पावर ऑफ 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू 2x टू द पावर ऑफ 4/4 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इसको लिमिट पुट करना है 0 से लेके 1, 2 अलग रख दीजिए, यहाँ पे आप एक्स क्यूब बाई 3 करिए, एक्स क्यूब बाई 3, और ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 6/6,
लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। टू का 2 रहेगा, यहां पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/3, और सेकेंड पार्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि 0, और यहां पे भी 2 टाइम्स 1/3 प्लस 1/6 आएगा। पहले वाला पार्ट में करिए, 2 टाइम्स 4 तिया 12, 4 तिया मतलब 3 माइनस 4, फिर प्लस 2 टाइम्स 6, और उसके बाद फिर 3 2 और इधर 6 तो इधर 1, 3 माइनस 4 मतलब -1, सो -2/12, फिर प्लस 2 1 3 3 दूनी 6, 6/6, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 1 2 6 2 1 और 2 6, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये 2 टाइम्स x³/3 प्लस x³/6 है, सो 1/2 माइनस 1/3, वन बाय 4 माइनस 1/3, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। इसका इंटीग्रेशन 2x⁴/4 माइनस x³/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x³/3 प्लस 2x6/6, इस सब में आप 0 से लेकर के 1 पुट कर दो, ये काट डालो, ये जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ये काट दिया, और ये क्या बन गया 6, 2 3 6 प्लस 3 2 मतलब 7/6, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का, सही है, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। अब सेकेंड पार्ट में, मतलब ये वाला कर्व पे तो कर लिया, अब आ जाओ इस वाले कर्व पे, इधर उल्टा। कौन सा कर्व था ये, x = y²। तो I2 जब आपको सॉल्व करना है तब इसमें होगा pdx प्लस qdy, मतलब 2xy माइनस x² pdx प्लस qdy, qdy मतलब ये x प्लस y² dy, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए सुविधा है कि x के जगह पे y² पुट कर देना, x = y², सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx = 2y dy हो जाएगा, ठीक है। dx के जगह पे 2y dy पुट करना है और x के जगह पे y² पुट कर देना है, डाल दो यहाँ पे, और y का लिमिट डालना है। y का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, y आ रहा है आपका 1 से लेके 0 पे, तो इसमें आप करोगे 1 से लेके 0, 2x रहने दो, x के जगह x के जगह y², तो 2y² y माइनस x² मतलब y⁴, और dx में मतलब 2y dy, फिर प्लस इंटीग्रेशन x के जगह पे y² और dy का dy, 2y³ माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई कर ही देते हैं एक साथ, तो 2 2 4, y 2 1 3 1 4 y⁴, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2y⁵, फिर इसको dy कर दो, फिर प्लस 2y² इंटीग्रेशन dy करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर के 0 तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4y⁵/5 माइनस 2y⁶/6 और प्लस y3/y3, 1 से लेकर के
0 तक। तो फर्स्ट पार्ट में तो 0 आएगा ही नो डाउट, क्योंकि सब में y है आपका। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 2 तिया 6, इसको 3 कर दो, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट पार्ट 0 माइनस, ये हो जाएगा 1 पुट करो तो 4/5 माइनस 1/3 प्लस 2/3, 0 माइनस ऑफ एलसीएम ले लो, 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12 माइनस, और 3 पचे 15 माइनस 5, फिर प्लस 10, कितना हो गया? 7 5 12 और 10, ये हो जाएगा 12 माइनस 5 7, 7 प्लस 10 17, सो -17/15 आ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका जो था वो था आपका I1 प्लस I2। I1 आपने निकाला था 7/6 और I2 है आपका -17/15। इसको जब आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1/30। ये आपने है निकाल लिया है LHS, आपका LHS निकला है। RHS अब इसको लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं यही मेरा 1/30 आंसर आता है या नहीं आता। देखो RHS में आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, डो Q डो X माइनस डो P डो Y dx dy। आप हम निकाल के बताए थे आपको, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, डो Q डो X आपका निकला था कितना 1, और ये निकला था आपका 2x, तो 1 माइनस 2x रखिए, इधर dx और इधर dy कर दीजिए, ठीक है। अब देखो जो आपका कर्व था आपको ये भी सिखाएं, डबल इंटीग्रेशन करना भी सिखाएं। ये मत बोलना ना सर आप कैसे कर दिए हो, जाके देखो वेक्टर एनालिसिस वाला कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने वालों फिर से बता दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, और सर PYQs नहीं बन रहा है सर, सर आपका कोर्स पूरा बर्बाद है सर समय बर्बाद हो रहा है, टाइम वेस्ट है सर। अच्छा कुछ लोग हैं ग्रुप में मैसेज डालेंगे, सर इज टीचिंग अ वेस्ट, मतलब सर व्हाट सर इज टीचिंग ना इज टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, नो वर्ड्स। 0 0 1 1 इसको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो मैंने आपको सिखाया क्या कि सबसे पहले या आप स्ट्रिप ले लो, या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तब इसमें तो आपको पता है कि कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, ये वाले क्या है y = x² है, और ये क्या है x = y² है, ठीक। तो आप y का लिमिट बोलोगे, मतलब ये आपने जो वर्टिकल स्ट्रिप लिया है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या दिख रहा है आपको, y का लिमिट बोलोगे ना, क्योंकि y का लिमिट है ना रे, तो y = x², ये है y = x², और ये क्या हुआ है y = √x, y = √x है, ठीक है। प्लस √x ही लेंगे क्योंकि ऊपर है, y पॉजिटिव ही लेना है आपको, तो समझ में आएगी। अब लेकिन ये ट्रैवल कहां से कहां कर सकता है, ये वाला जो आपका वर्टिकल स्ट्रिप है कहां से कहां जा सकता है, ये जा सकता है x = 0 से लेकर के x = 1 तक, तो x = 0 से लेकर के x = 1 तक आया समझ में। तो इसका लिमिट डाल नहीं सकते हो क्या, डबल इंटीग्रेशन। और हम 1000 बार सिखा चुके हैं कि जब भी नंबर वाला कोई लिमिट रहे उसको लास्ट में डालते हैं एकदम पीछे, तो x = 0 से लेके x = 1 तक ये वाला हो गया, और यहाँ पे आप फंक्शन वाला लिमिट डालो, तो यहाँ पे y का लिमिट डाल दो, y = x² से लेकर के y = √x तक, सिंपल सी बात। और 1 - 2x है, यहाँ पे y का लिमिट है तो ऑब्वियसली सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में, बाहर में x का लिमिट है तो फिर इधर x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ भी आएगा फिर उसको सॉल्व अंदर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। मजेदार है या नहीं है? इसको इंटीग्रेट करिए, अरे करो इसको इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, सॉरी y के रेस्पेक्ट में, इसको अंदर वाले पार्ट को, तो क्या बोलोगे सर ये तो y हो गया
और माइनस 2xy हो गया सर, ठीक है कि नहीं, y माइनस 2xy हो गया। अब इसमें लिमिट जो डालना है वो किसका डालना है, y के जगह पे ये वाला डाल देना है। तो ये आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर से लेकर के रूट एक्स तक, ठीक। और बाहर में आपका x इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1, ये भी पुट करोगे y के जगह पे डालोगे, तो यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1, और यहाँ पे y के जगह पे x ये डालना है, सबसे पहले रूट एक्स डाल दो, रूट एक्स माइनस 2x रूट एक्स, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद y के जगह पे डालो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y के जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक। बुझली कि ना बुझली, ये बन गया क्या, x इज इक्वल टू 0 से 1, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx कर दो और फिर इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट। तो ये इसको हम थोड़ा सा और वर्जन में लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1, इसको क्या लिखेगा, x टू द पावर ऑफ 1/2 आ गया, रहने दो इसको, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 x टू द पावर ऑफ 3/2, सो माइनस 2 x टू द पावर ऑफ 3/2। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आप लिखेंगे प्लस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। फिर इसको करो x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस 2x टू द पावर ऑफ, क्या हो जाएगा ये 5/2, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, तो ये 3/2 हो जाएगा और इधर 3/2, ये बन जाएगा 5/2 बाय 5/2, x पावर 3/3, x पावर 4/4। इसको आप लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 1 तक, इसको डाल दो रे 2/3, यह तो डॉट डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2/3 रहने दो। यहाँ पे 2 पर चला जाएगा, 2 2 जा 4/5 हो जाएगा, तो ये 4/5 हो गया, ये 1 का 1 हो गया, माइनस 1/3 हो गया, हाँ 2/3 आएगा, माइनस 4/5 आएगा, माइनस 1/3 आएगा, और प्लस ये तो 1 हो गया, ये 1/2 आएगा। चलो ले लो एलसीएम, क्या होना चाहिए 30, हाँ 30 होना चाहिए, तो ले लिया 30। चलो 3 दही 10, 10 दूनी 20, माइनस 5 छक 30, 6 चौक 24, माइनस 3 दंग 30, 10, 2 15 दूनी 30, तो 15, 20 माइनस 10 कत 10, 10 और प्लस 15 कत 25, 25 माइनस 24 कत 1 आ गया, मजा आया, यही है गुरु। और सॉल्व करोगे, चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। जब भी आप पहली बार सीखो ना, बहुत लोग क्या बोले हैं, मतलब ये सब टिकटॉक पबजी तबजी सब्जी ये सब चीज़ें करके जिंदगी पूरे युवा पीढ़ी को पूरी एक नस्ल बर्बाद हो गई है। अरे जब भी तुम एक चीज़ सीखा करो स्टार्टिंग में बहुत पेशेंस के साथ एकदम बारीकी बारीकी एक एक लाइन सीखो, जैसे बचपन में सीखते थे क्लास 5-6 में, जो मास्टर साहब सिखाते थे या मैडम सिखाती थी या स्कूल में, एकदम पेशेंस के साथ वो सब सीखना चाहिए। पेशेंस के साथ वो सब सीखिए, फिर प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाइए, ये होता है सही तरीका। पहले बार में ही उड़ने लगेंगे, कहाँ जाएंगे उड़ करके, थोड़ा ठहरिए। लिखिए सवाल, इवैल्यूएट आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ओवर द कर्व। यहाँ पे हम कुछ दूसरा कर्व दे देते हैं, सपोज गामा जेड स्क्वायर प्लस जेड dz where gamma is a curve, is a contour joining the points
joining the points -1 and 1. ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व करने का यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, हम सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि मैंने इसको फ्रेश करके इसको सॉल्व किया है, क्योंकि इस थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए इसका लिखिए सॉल्यूशन फिर समझाते हैं। लिखिए क्लियरली f of z is equal to z square plus z is continuously differentiable in C, differentiable in C मतलब कॉम्प्लेक्स वाला जो डोमेन होता है, अरे है कि नहीं, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ना। therefore integration f of z over the contour gamma is independent of choice of gamma, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम लग जाएगा। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स ऑन गामा, एंड it depends only on end points of gamma. Therefore we may choose as the line segment from -1 to 1। कोई भी एक आप लाइन सेगमेंट आप चूज कर लीजिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे गामा t इज इक्वल टू 1 - t - 1 प्लस t of 1, t into 1। तो ये बन जाएगा आपका -1 प्लस t इक्वल्स टू 2t - 1। ये कोई भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन लिख दिया, और यहाँ पे बोल सकते हो t बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, तो आपको बताए थे कि जब आप मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल वाला जब आपका केस सिखाए थे तो उसका एक फॉर्मूला आपको सिखाए थे ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे f ऑफ गामा t गामा डैश t आप बोल सकते हैं, क्योंकि यही बनेगा आपको क्या, ओवर द कर्व t, यही आता है इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c f ऑफ z dz, और z है गामा ऑफ t। तो ये वाला फंक्शन मतलब क्या, इसका नाम क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस। मतलब एक फंक्शन अगर दूसरे वेरिएबल के टर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो इसको आप पुट करिए यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, तब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 8t स्क्वायर माइनस 4t, 8t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए आप dt के रेस्पेक्ट। इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/3। इसमें नया कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा सीख लो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बोल दिया कि ये वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व करिए वेयर y इज अ कॉन्टूर जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 and 1। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है। क्या यहाँ पे ये, इससे आप कंपेयर करिए तो आपको दिख जाएगा कि f ऑफ z देख के लग रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसमें, किसी भी कॉम्प्लेक्स डोमेन में। इसलिए आप ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आप बोल सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ गामा। मतलब कोई भी कॉन्टूर आपका दिया रहेगा वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ गामा, सिर्फ गामा के एंड पॉइंट्स पे दिया रहेगा। ठीक है,
तो जब भी आपको कुछ कॉन्टूर का न दे कि कॉन्टूर क्या है वो ना दे और सिर्फ एंड पॉइंट्स दे, तो समझ जाना आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जनरली आप यही चीज लेकर के करिएगा, इसी तरह से आप करिएगा कि देयरफॉर वी मे चूज एज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम -1 to 1। कोई भी एक लाइन सेगमेंट आप ले लो, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, z इज इक्वल टू गामा ऑफ t इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे आपने किया तो ये -1 को मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो -1 माइनस टी से मल्टीप्लाई हुआ तो t, और इधर t इंटू 1 हो गया तो t, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 2t -1 हो गया। और t जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1। जब t का वैल्यू है 0 तब आप फिर z उसी तरह से आप चेंज कर सकता है। t का वैल्यू जब आप 0 करेंगे, देखो यहाँ पे t का वैल्यू जब यहाँ पे 0 करोगे तो z क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब -1 है। फिर t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1, तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो आपको कुछ ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसा लेना है जिसमें आपका ये वाले कंडीशंस आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। इनिशियल पॉइंट पे -1, फाइनल पॉइंट पे 1। समझ में आ रही है? तो इसी तरह से ये वाला चीज ले लिया आपने। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसी और दूसरा वेरिएबल का फंक्शन हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला चीज। ठीक है, आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, f ऑफ जेड डी जेड। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन f ऑफ जेड, जेड के जगह पे गामा ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद गामा डैश टी, इसका आप डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ टी, f ऑफ गामा ऑफ टी मतलब f ऑफ जेड। तो आपने तो यही लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर लो, तो इसका ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा 8² - 4t। ये सब सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, तो जब सब्सटीट्यूट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 2/3। ठीक है, अब आज का एक आखिरी और सवाल, फिर करते हैं लेक्चर को समाप्त। क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रेशन e to the power of -2z dz is independent of path C, is independent of path C joining the points 1 - pi and 2 + 3 pi and determine its value देखो क्वेश्चन लिखने में इतना समय लगा, डिजिटल बोर्ड रहता तो क्वेश्चन ऑलरेडी असिस्टेंट हमारा प्रिपेयर करके दे देता कि ये सब चीज प्रैक्टिस कराना है, आप ये करवा दो, तो क्वेश्चन रहता और हम भी सॉल्व कर दे, तो समय आपका ही बचेगा। कैंपेन नहीं चला रहे हो ठीक से, है ना, बंद कर, हम अपने लिए मांग रहे हैं क्या, घर में सब क्या इकट्ठा करके रखेंगे क्या पैसा हम, गजब है। अरे कैंपेन चलाने बोले हैं तो थोड़ा सा पैसा जुगाड़ करो, तो बढ़ा देंगे ना रेट। अभी तो ऑनलाइन का ये जब अब सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाएगा, सबको इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तो फिर मुंह बिचकाते रह जाना। जो चीज अभी 2 लाख में मिल जाएगा फिर 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाएगा, ऊपर से आपके बाबूजी का 18 और 28% GST एक्स्ट्रा देते रहो पैसा। तो कैंपेन चला रहा है तो अरे फैलाओ ना, मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, झाल बजाते रह जाना, तो हो जाएगा। सिलेबस हम छोड़ देंगे ऐसे ही, जब कंप्लीट होने का होगा क्या कर सकेंगे, मजबूरी में। लिखिए इसका सॉल्यूशन, क्लियरली f ऑफ z, यहां पे फिर से लिखो, इक्वल्स टू e to the power of -2z is continuously differentiable in the entire z plane, therefore integration e to the power of -2z is independent of the path of
इंटीग्रेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो चिपका ही देना कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहां पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन e⁻⁻2z dz। कहां से कहां तक करना है? यहां से यहां तक करना है आपको, तो आप लिख दो 1 - πi से लेकर के 2 + 3πi तक। इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻⁻2z - 2 ये हो जाएगा, और लिमिट पुट कर दो सिंपल 1 - πi से लेकर के 2 + 3πi तक। करो जो कुछ भी करना होता है इसमें, सिंप्लीफाई। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1/2 e⁻⁻4 - e⁻⁻2। ये आंसर आ जाएगा। इसमें एक ज़रूरत पड़ेगा आपको, e⁻⁻6πi जब आएगा तो ये और कुछ नहीं, ये आप बोल सकते हो e⁻2πi = 1 के बराबर ही होगा। करके देख देना सर कैसे ये, अरे सिंपल सा चीज़ है ना, cos θ + i sin θ होता है तो cos 2π + i sin 2π, सिंपल। और इसको भी कर दो cos -6π, मतलब ये तो 6π ही होगा, और -i sin 6π। अब करके देखते हैं, विश्वास ना हो तो हम लाते हैं अपना हथियार और इसको आपको हम सामने में, स्क्रीन के सामने में इसको सॉल्व कराते हैं। तो जब भी इस तरह का कुछ e के पावर में कुछ आए ना तो कंफ्यूज मत होना, देख लेना। चलो करते हैं इधर। 6π बोले तो 6 × 180 मतलब 1080, तो cos 1080 होता है 1, ये होता है 1, और sin 1080 ये होता है 0, और ये होता है 0। कितना हो गया? 1 - 0 कितना होगा? अरे 1 होगा। अरे बुझली देखो, cos 1080 देखो क्या है? cos 1080 दिख रहा है? कहाँ दिख रहा होगा? हाँ दिखा। इक्वल टू दावे क्या आया? देखो यहाँ पे 1 आया। बस कैलकुलेटर में डालना, सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 1 - 0, तो ये 1। उसी तरह से ये सब तो पता है तुमको, ये सब होता है 1। cos 360 क्या होता है? 1 होता है, और ये 0 होता है, तो 1 + 0 1। खत्म हो चुका है कॉचीज थ्योरम और मोरेरास थ्योरम। क्या सिखाए थे? कच्चू का पत्ता होता है हरा और कच्चू का उल्टा होता है मूली, मुराय, दोनों का अपोजिट थ्योरम्स आपके अलग अलग हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट देख लिए, मतलब कॉचीज थ्योरम, और अगले लेक्चर में हम लोग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को हम इतना ही रख रहे हैं, और प्लीज़ कैंपेन को ऑन रखिए, दान दक्षिणा देते रहिए। जो आलतू फालतू के जगह पर जा करके आप चढ़ा करके चले आते हैं, जो कहीं और चला जाता है, अरे चढ़ावा वहीं चढ़ाना चाहिए जहाँ पे आपको शिक्षा मिल रहा हो। शिक्षा को डोनेशन देना चाहिए, फालतू के ये सब कुछ डोनेशन नहीं देना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज़ मांगा है आपसे, तो आप वो चीज़ कंप्लीट करिए। मैंने अपना वादा बोला है ना, तो आप अगर अपना वादा पूरा करेंगे तो मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। आप अगर वादा भूल जाएंगे तो हम भी छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे हम भी। इसलिए कैंपेन को ऑन रखिए। अक्टूबर तक अगर आपको सिलेबस कंप्लीट चाहिए तो प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, बहुत सुविधा हो जाती है उससे, बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।